हेलो स्टूडेंट्स, कल क्वेश्चन दिया था एक आपको। क्वेश्चन था 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हैं, 8 × 10⁻⁻19 और दूसरा है आपका -8 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर थे, 2 × 10⁻⁻19 पे। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट डिस्टेंस। स्मॉल आर दे रखा है 4 × 10⁻�6 मीटर। इतनी डिस्टेंस पर आपको अलग अलग कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पहली कंडीशन थी इफ़ पार्टिकल इज एट द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, तो फर्स्ट था एक्सिस ऑफ डायपोल। सेकंड जो है आपका वो है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ठीक है, और थर्ड था आपका एट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री ऑफ डायपोल। ठीक है, फर्स्ट देखें एट द एक्सिस। एक्सिस पर कैसे निकलेगा, एक्सिस का मतलब इसका डायग्राम आप अलग से बना लो। ये आपका पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, और ये एक दूसरे से 2 × 10⁻⁻19 मीटर के डिस्टेंस पर है। फर्स्ट चार्ज है, इसको आप Q1 मान लो, सेकंड चार्ज है उसको Q2 मान लो, और जो पॉइंट ये तो आपका हो गया मिड ऑफ द डायपोल O, और इसके किसी एक्सिस पर है। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, दोनों के बीच पॉइंट P जो है वो इसी एक्सिस पर है। ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। एक्सिस का मतलब मैंने बताया था, एक्सिस का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब जो वी डायपोल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, KP cos थीटा अपॉन R²। ठीक है, थीटा क्या है, 0 0 रखेंगे आप यहाँ पे, तो वी डायपोल कितना आएगा आपके पास, KP अपॉन R²। ठीक है, के की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होती है। पी जो डायपोल है वो निकाल सकते हो आप यहाँ पे, सिंस पी इज व्हाट, पी इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मीन्स चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस ए कह लो, अगर आप 2a कह लो, कंफ्यूज ना हो इसलिए ए लिख रही हूँ यहाँ पे। चार्ज कितना कितना है, मैग्नीट्यूड जो दे रखा है चार्ज Q वो दे रखा है 8 × 10⁻⁻19 कूलम। ये ध्यान रखना दोनों चार्जेस जो है इक्वल ही होंगे, क्योंकि डायपोल है, डायपोल में दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं। तो एक है प्लस में और एक है माइनस में, पर मैग्नीट्यूड तो इतने, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है 8 × 10⁻⁻19, और डिस्टेंस जो है वो है 2 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये हो गया 16 × 10⁻38। ठीक है, एक मिनट रुको, ये जो डिस्टेंस है ये है 2 × 10⁻10 10 है ये, है ना, तो ये कितना हो गया 16 × 10⁻29। ठीक है, कितना आएगा, कूलम इंटू मीटर। इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, कूलम इंटू मीटर। अब मेरे पास P आ गया, K मैं जानती हूँ, R मेरे को दे ही रखा है कितना, 4 × 10⁻6 रख दो यहाँ पे, तो V डायपोल कितना आ जाएगा, K कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है, P कितना होता है, P ये रहा 16 × 10⁻29, R मतलब ये डिस्टेंस दोनों के बीच की, यानी कि 2 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 9 × 10⁻8 वोल्ट। तो ये तो आ गया किस पर, एक्सिस पर, एट डायपोल एक्सिस। समझ में आ गई। तो बस आपको ध्यान रखना है कि किस जगह पर पूछा है और एंगल कितना रखोगे। तो एट डायपोल एक्सिस है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट है आपका एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर रखोगे तो जो एंगल है दैट विल बी 90। अब यही एंगल, यही जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, एक चार्ज यहाँ पे है Q, है ना, और एक है Q2, लेकिन ध्यान रखना Q1 इज इक्वल टू Q-Q2 है, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है वैसे माइनस है। ठीक है, ये है आपका सेंटर O। जो पॉइंट है जहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो यहाँ है इस एक्सिस पर। तो ये जो एंगल है ये थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो वैसे भी हम जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर तो वी डायपोल क्या होता है, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये सेकंड हो गया आपका, समझ में आ गई। तो डायपोल पर सेकंड, इक्वेटोरियल लाइन पर 0 का। नेक्स्ट है आपका थीटा इज इक्वल टू एट 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए बस यहाँ पे जहाँ आपने 0 रखा था वहाँ 60 रखना है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है,
cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। समझ में आ गई? मतलब कहने का ये है जितना आपका यहाँ पर आया है ना, कहाँ पर एक्सिस पर, उसका हाफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा यहाँ पर एट 60 डिग्री पर। क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे तो 0 थी तो 1 रख दिया था, लेकिन यहाँ पे हाफ रखोगे तो 2 से और डिवाइड करना है बस इसको। तो जो आएगा थर्ड आंसर आपका, थर्ड जो आंसर आएगा आपका एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वो कितना आएगा, V जो डायपोल आएगा वो आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻8 वोल्ट, इसका हाफ, इसका हाफ। समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है आपका, हिंदी में बोलते हैं इसको समविभव पृष्ठ। ठीक है, लेकिन मतलब समझो, हिंदी इंग्लिश से क्या लेना देना, हमें मतलब से मतलब है इसके। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, एक जैसा हो, चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, तो डिफाइन कर देते हैं पहले इसको, व्हाट इज द डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो एक तो मैंने ये बताया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होगा जहाँ जिसके हर बिंदु पर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड where the values of electric potential is same at all the points on the surface is called equipotential surface. ठीक है, सपोज करें कि ये मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये इस तरीके से रखा हुआ होता है पोटेंशियल सरफेस कि एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस पोटेंशियल विल बी इक्वल, सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर किसी बिंदु पर एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो सुनो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में सपोज करो ये मैंने कोई बिंदु ले लिया और ये है V1, ठीक है, और ये मैंने कोई बिंदु ले लिया और ये है V2। तो ये तो डेफिनेशन से क्लियर है कि पोटेंशियल एट V1 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट V2 बोथ विल बी इक्वल, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस का मतलब है इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो ज़ीरो होगा, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2 है, दैट मीन्स कि डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, द पोटेंशियल डिफरेंस at equipotential surface is ज़ीरो। ठीक है, सिंस जैसे ये दो पॉइंट मैंने दिखाए हैं V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, जो दो क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर होती है उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, इसमें जो सेकंड पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहले तो डेफिनेशन हो गई कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर बिंदु पर पोटेंशियल इक्वल होगा और जो उसके जो कोई भी दो बिंदु हैं उन पर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ज़ीरो होगा। नेक्स्ट है आपका वो है वर्क डन, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो वर्क डन किया जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। भाई ये पता है ये क्या है, ये जो पॉइंट है ना, इसी को इसने डेफिनेशन की फॉर्म में बता दिया। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही तो कहा था कि किसी भी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है दैट मीन्स वर्क डन भी ज़ीरो होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, द वर्क डन
intaking the charge from one point to another point in equipotential surface is ज़ीरो। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन टेकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वर्क डन विल बी ज़ीरो। ठीक है, अच्छा एक तो ये काम हो गया। थर्ड पॉइंट सुनो, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो डायरेक्शन होगी, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी एट इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट विल ऑलवेज बी नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा वो यही होगा, क्योंकि वर्क इज ज़ीरो है, वर्क ज़ीरो है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं ना कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब डब्लू को आप ऐसे तो लिखते हो एफ डॉट आर, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आप इसको कैसे खोलोगे, एफ आर कॉस थीटा ही तो खोलोगे। और आप कह रहे हो कि ये ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों के बीच का एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। भाई ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, फोर्स के बीच का और पोटेंशियल के बीच का। अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क ज़ीरो होगा, और हम तो कह रहे हैं कि वर्क ज़ीरो है। दैट मीन्स कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर द फोर्स, फोर्स से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फोर्स से। ठीक है, द फोर्स, इसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स कर लेना, द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी नॉर्मल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है, नॉर्मल टू ईच अदर। समझ में आ गई? तो अगर कोई सरफेस जिसमें ये सारी खासियतें हों तो वो क्या कहलाएगा, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो डेफिनेशन है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस एट विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ज़ीरो होगा। इसी को दूसरे वे में बता दिया कि वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ज़ीरो होगा। ठीक है, तीसरा इसने बताया है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वो क्या होगा, इसका मतलब एक दूसरे के नॉर्मल होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलें अब आगे देखते हैं इसके बारे में कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर कोई सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसी में आगे कर देते हैं कि इफ़ इक्विपोटेंशियल सरफेस is placed in uniform electric field, then it will be kept normal to the electric field। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है ना, ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे अपन इसको, ऐसे सीधे, एक्चुअली ये ऐसे सीधा रखा हुआ है और फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। दैट मीन्स जो सरफेस है वो फील्ड लाइन के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो आप इसको दिखा सकते हो, दो तीन सरफेस दिखा दो आप, ये लो, ये एक सरफेस है, ये एक अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी दैट विल पास नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से ये ही लाइंस आगे जा रही हैं। दिस इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर पोटेंशियल V1, यहाँ V2, यहाँ V3, पर इसके हर पॉइंट पर V1 ही होगा, इसके हर पॉइंट पर V2 ही होगा, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V3 होगा, तो ये इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात? नंबर इसमें नेक्स्ट होगा कि अगर आपका कोई भी चार्ज पॉइंट वाइज है,
कोई भी एक सिंगल चार्ज है तो उसकी वजह से, जैसे प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, बाहर की तरफ होंगी। तो ये जो है ये एक स्फेरिकल सरफेस बनाएगी। अगर मैं ये सारी फील्ड लाइंस के सिरों को मिला दूं तो क्या बनेगा, एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल मतलब जो सरफेस है ज़रूरी नहीं है कि ऐसी शेप की होगी। अगर लेक वो कब होगी, अगर चार्ज आपका पॉइंट वाइज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती है वो बाहर की तरफ होती हैं, उन सभी को मिला दूँ तो ये एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आ गई। इफ़ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड देन पोटेंशियल, हम जानते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, पढ़ चुके हैं हम, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के मतलब 4π1/4πε0 क्यू अपॉन आर, इतना होगा हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पर इतना ही पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, स्फेयर में सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये तो इक्वल है सब जगह पर। तो जब डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज वो क्यू खुद ही है, के कांस्टेंट है आपका, तो पोटेंशियल भी तो हर बिंदु पर वही आना है। बात समझ में आ गई। इसलिए जो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर बिंदु पर पोटेंशियल सेम होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसमें आगे एक दो चीज़ें और बच रही हैं जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।